यूनिट 8 थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11। अपने आप में पूरी यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 7 से 8 नंबर का एग्जाम पेपर आपका फाइनल में मिल जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? छोटी से छोटी चीज डिस्कस करने की मैं कोशिश करूंगा आपसे, और कोशिश करूंगा मैं लगभग आधा थर्मोडायनेमिक्स 1:40-45 मिनट की वीडियो में मैं बता दूं आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। It is a branch of physics which deal with the study of transformation of the thermal energy। फिजिक्स के जिस ब्रांच के अंदर आप थर्मल एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं उसे आप थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, सर किस किसके बीच के ट्रांसफॉर्मेशन की बात की आपने? यहां मैंने बात की है सिस्टम एंड सराउंड। अब आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन उठना चाहिए, सर सिस्टम एंड सराउंड का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर? मैंने मान लिया मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को सिस्टम कहा जाता है, और उससे बाहर का जो टोटल एटमॉस्फेयर है उसे सराउंड कहा जाता है, और दोनों से मिलने के बाद यूनिवर्स बनता है। तो सिस्टम प्लस सराउंड इज इक्वल्स टू यूनिवर्स। सिस्टम वो है जिसके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, जिसे आपको एनालाइज करना है, जिसकी हर एक्टिविटी पर आपको नजर रखनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर? हमारे यहां फिजिक्स में हम क्या कहते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन टू बी नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन टू बी पॉजिटिव, एनर्जी गिवन टू द सिस्टम टेकन टू बी पॉजिटिव एंड एनर्जी टेकन फ्रॉम द सिस्टम टेकन टू बी नेगेटिव। केमिस्ट्री में कहा जाता है वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन टू बी पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन टू बी नेगेटिव। ऐसा क्यों है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने एक बैलून लिया और बैलून के अंदर 1 मोल ऑफ आइडल गैस दिया। सवाल है, सर आइडल गैस क्या होता है? एक परफेक्ट गैस जो सभी गैसियस लो को एक ही समय से लेकर के अनंत समय तक फॉलो करती रहे बिना डेविएशन के, ऐसी गैस को आप परफेक्ट गैस या आइडल गैस कहते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी में, आइडल गैस बनाई जा सकती है कुछ क्षण भर के लिए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा खर्च आएगा, और किस तरीके से? बहुत कम प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। कॉन्सेप्ट क्लियर? वो बाद का डिस्कशन है, जरा ध्यान देंगे आप। मैंने मान लिया ये सिस्टम है जिसके अंदर एक आइडल गैस है। अगर एटमॉस्फेयर इस सिस्टम को कंप्रेस कर देता है तो आइडल गैस की वॉल्यूम डिक्रीज होगी। वॉल्यूम डिक्रीज को आप नेगेटिव में लेते हैं, और वर्क का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम। जब वॉल्यूम डिक्रीज हुई है तो वर्क डन टेकन टू बी नेगेटिव। वर्क नेगेटिव कब हुआ? जब सराउंड ने सिस्टम को कंप्रेस किया, जब सराउंड ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया। अब केमिस्ट्री के अंदर क्या है? केमिस्ट्री के अंदर जिसे हम सिस्टम कहते हैं वो उसे गैस मानते हैं, और जिसे हम सराउंड कहते हैं उसे वो सिस्टम मानते हैं। बात एक ही है। कॉन्सेप्ट क्लियर? वहां पर क्या लिखा जाता है? वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन टू बी पॉजिटिव मींस गैस ने सिस्टम के ऊपर काम किया, मतलब गैस एक्सपेंड हुई। हमारे यहां गैस एंड सिस्टम एक ही चीज है, उनके यहां सराउंड में सिस्टम इंक्लूड है और गैस सिस्टम है। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? 100% समझ आया? अब ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के आधार पर बात करते हैं। अगर मेरे पास एक बैलून है, बैलून के अंदर गैस है, तो बैलून की जो मेम्ब्रेन है और जो गैस है टेकन टू बी द सिस्टम, और इसके बाहर का सारा एटमॉस्फेयर टेकन टू बी द सराउंड। अगर सराउंड बैलून के ऊपर वर्क करता है तो बैलून का वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होने की वजह से वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव वॉल्यूम का मतलब नेगेटिव वर्क। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर हम बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो वॉल्यूम एक्सपेंड होगी, वॉल्यूम का चेंज पॉजिटिव होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। एक्सपेंशन में मेरे सिस्टम ने सराउंड के ऊपर वर्क किया, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंड टेकन टू बी पॉजिटिव एंड
दिस इज द एक्सपेंशन। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट? अब सवाल इंपॉर्टेंट ये उठता है कि सर गिवन एनर्जी टू द सिस्टम पॉजिटिव क्यों है? जरा ध्यान देंगे आप। मैंने एक सिलेंडर लिया, जिस सिलेंडर का बेस एक परफेक्ट कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है और जिसकी वाल परफेक्ट इंसुलेटेड है, और इसके अंदर मैंने हीट दाखिल की। मैंने मान लिया प्लस ई एनर्जी मैंने सिस्टम को दी, प्लस ई एनर्जी मैंने सिस्टम को दी, और इस प्लस ई एनर्जी ने सिस्टम के अंदर जो गैस है उस गैस का इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ा दिया। इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ने से गैस के पार्टिकल्स ने इस फ्रिक्शनलेस पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर लगाया और पिस्टन यहां से यहां शिफ्ट हो गई। मैंने ध्यान दिया, पिस्टन यहां से यहां शिफ्ट हो गई। ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है। पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू चेंज ऑफ डिस्टेंस सेट टू बी द चेंज ऑफ वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। फाइनल वॉल्यूम ये है और इनिशियल वॉल्यूम ये थी, तो फाइनल वॉल्यूम का जो चेंज आया है वो पॉजिटिव है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। तो इसीलिए हीट गिवन टू द सिस्टम टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर आप सिस्टम से हीट लेते हैं वहां, तो ध्यान दीजिएगा, जब सिस्टम से हीट बाहर जाएगी तो अंदर ठंडक रह जाएगी, और ठंडक रहने के कारण इंटरमोलिकुलर स्पेस घटेगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस घटने से वॉल्यूम का जो चेंज होगा वो नेगेटिव होगा, और अमाउंट ऑफ वर्क डन टेकन टू बी नेगेटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 100% समझ आया? पक्का? अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहां बात करूंगा थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स की। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, these are the macroscopic state. मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट क्लियर? इन्हें आप मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, मैक्सवेल फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई न्यूट्रल, लैम्डा पार्टिकल्स एटसेट्रा, क्वार्क, ये सभी आप माइक्रोस्कोपिक स्टेट मानते हैं। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स दो तरीके से बढ़ जाती है, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। और आप में से कई बच्चों को सिर्फ ये पता है कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विद्यमान होता है, जो कि गलत पता है। न्यूक्लियस के अंदर बहुत से एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जैसे कि बीटा पार्टिकल, जैसे कि पॉजिट्रॉन, जैसे कि क्वार्क, जैसे कि पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई न्यूट्रल मैसॉन्स, लैम्डा पार्टिकल्स एटसेट्रा। कॉन्सेप्ट क्लियर जी? इन सभी की फिजिक्स को माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है, और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स दो भागों में टूट जाती है, जिसे फर्मी डराक एंड बॉस आइंस्टाइन फिजिक्स कहा जाता है। ये हम पढ़ेंगे कभी फ्यूचर में। अब बात करते हैं मैक्सवेल्स फिजिक्स की, मतलब जिसे आप मैक्रोस्कोपिक कहा करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके अंदर आपको मेन ध्यान देना है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पर। इन्हें थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर कहा जाता है। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर मतलब इन तीन चीजों के ऊपर थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड करती है। सिस्टम का प्रेशर, सिस्टम की वॉल्यूम, सिस्टम का टेम्परेचर, सराउंड का प्रेशर, सराउंड की वॉल्यूम एंड सराउंड का टेम्परेचर। हाँ जी, इन चीजों पर भी डिपेंड करती है, जिसे आप लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट एंड गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। जहां इनका डिस्कशन होगा वहां मैं आपको बताऊंगा। अभी आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे। टॉपिक स्टार्ट किया मैंने इक्विलिब्रियम। सवाल है सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? अगर एक सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सराउंड के प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के कारण चेंज नहीं होता है इनफाइनाइट समय तक, तब आप सिस्टम को कहेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तब आप सिस्टम को क्या कहेंगे? इफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम never change due to the pressure, volume and temperature of the surround, then the system said to be in equilibrium. Concept clear? आगे समझ? अब ध्यान दीजिएगा, सेकंड टॉपिक हम पढ़ते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम।
थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है अगर सिस्टम का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, सराउंड के प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का सिस्टम के टेम्परेचर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब सिस्टम को आप थर्मल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। कहां कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। अभी इस वीडियो में मैंने आपसे बात क्या की? वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन टू बी नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंड टेकन टू बी पॉजिटिव, हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम टेकन टू बी पॉजिटिव क्योंकि वो पॉजिटिव वर्क करती है, हीट एनर्जी टेकन फ्रॉम द सिस्टम टेकन टू बी नेगेटिव क्योंकि वो वॉल्यूम को कंप्रेस करके वर्क नेगेटिव करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? हमने बात की मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के पार्ट्स हैं और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर कहा जाता है। और थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर को किस तरीके से समझा हमने? इक्विलिब्रियम के माध्यम से। एक सिस्टम को इक्विलिब्रियम में तब कहा जाता है जब सिस्टम के ऊपर उसके प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के ऊपर सराउंड के प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कंसेप्ट क्लियर? इसके बाद हम आए थर्मल इक्विलिब्रियम पर। अगर सिस्टम का टेम्परेचर इनफाइनाइट समय तक कांस्टेंट रहता है, उसके ऊपर सराउंड के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब आप सिस्टम को एक थर्मल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर है जी? और ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है हमारे पास कि इनफाइनाइट समय तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो एक प्रोसेस होता है क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस। क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस का मतलब है, मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ बनता है थर्मल इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर एंड टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम टेकन टू बी इन सेकंड एंड टेम्परेचर टेकन टू बी इन केल्विन। ठीक है जी? अगर इनफाइनाइट समय तक टेम्परेचर कांस्टेंट है देन इट इज सेड टू बी द थर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर टेम्परेचर कुछ समय तक कांस्टेंट रहा और उसके बाद डेविएशन आ गया, then it is said to be the quasi-static process which is never far away from the equilibrium but not exactly equilibrium। तो थर्मोस्टील बोतल कुछ समय तक क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस का काम करती है और 3 से 4 सेकंड तक वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन रखती है। समझ आ गया? 100% समझ आ गया हर एक बच्चे को? ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। जबरदस्त टॉपिक है, यहां से रिलेटेड हर एक स्कूल में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, ध्यान देंगे, हर एक बच्चे का दिमाग सिर्फ यहां हो। पहले प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर सिस्टम की जो गैस है और सिस्टम है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बाकी कोई भी चीज क्यों ना बदल जाए। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना होता है? 0। तो सवाल पेपर में आया कि टेम्परेचर कांस्टेंट किस प्रोसेस के अंदर रहता है? तो थर्मल इक्विलिब्रियम। और टेम्परेचर का चेंज 0 किस प्रोसेस के अंदर होता है? तो थर्मल इक्विलिब्रियम में 0 होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से रिलेटेड एक स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है। स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 1 अपॉन मास चेंज ऑफ हीट पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट क्लियर? बात करेंगे स्पेसिफिक हीट क्या होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस ही है, उसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि स्पेसिफिक हीट आइसोथर्मल प्रोसेस में कितनी होती है। तो उसके लिए हमें जानना होगा स्पेसिफिक हीट क्या है। किसी भी एक यूनिट मास का यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट प्रदान किया जाता है, दिया जाता है, उसे आप स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक हीट आइसोथर्मल प्रोसेस में कितनी होगी? चेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस इज 0। तो समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कितनी होती है जी? इनफाइनाइट होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट कांस्टेंट रहती है और चेंज ऑफ हीट 0 होता है। तो स्पेसिफिक हीट कितना हुआ? चेंज ऑफ हीट 0। तो स्पेसिफिक हीट, यहां से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। जब आप वीडियो देखेंगे तो एक क्वेश्चन साथ में नोट कर लीजिएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट इन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस? इन आइसोथर्मल स्पेसिफिक हीट इज इनफाइनाइट एंड इन एडियाबैटिक इट इज 0। कांसेप्ट क्लियर? अब आइसोथर्मल प्रोसेस को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस आपने कहां देखा? आइसोथर्मल प्रोसेस सर हमने देखा मेल्टिंग। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग बोथ आर आइसोथर्मल प्रोसेसेस। अब किस तरीके से है जी? जरा ध्यान देंगे।
0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, इसके अंदर मैंने एक हीट ऐड कर दी और टेम्परेचर नहीं बढ़ा, लेटेंट हीट। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू राइज, it is the amount of heat which is required to change the state of matter without increasing its temperature, जो सिर्फ इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ाती है और स्टेट को चेंज कर देती है, उस अमाउंट ऑफ हीट को लेटेंट हीट कहा जाता है। उस हीट से कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस थी और 0 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या बन गया, H2O। लेटेंट हीट ऐड करने पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, दैट्स व्हाई इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। कांसेप्ट क्लियर? एक चीज और ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग के अंदर ना के बराबर वॉल्यूम चेंज होती है, ना के बराबर। कांसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? जितना सॉलिड का वॉल्यूम था लगभग लिक्विड स्टेट में आने पर वही वॉल्यूम रहता है। तो अगर हम थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं तो वो आइसोवॉल्यूमिक होता है, जिसे आइसोकोरिक भी कहा जाता है, जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट और चेंज ऑफ वॉल्यूम 0 होगा। तो मेल्टिंग एक आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस भी होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेल्टिंग ऑफ आइस आल्सो द आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस। याद रखेंगे? खैर, कम टू द पॉइंट माय डियर। बॉइलिंग किस तरीके से है? आइसोथर्मल बॉइलिंग। मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस पर H2O है, इसके अंदर मैंने लेटेंट हीट ऐड कर दी। लेटेंट हीट ऐड करते ही स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो गया और टेम्परेचर रहा 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग बोथ आर आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक प्रोसेस एक फास्ट प्रोसेस होता है, जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस होता है। अब सवाल है, सर आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस क्यों है और एडियाबैटिक प्रोसेस एक फास्ट प्रोसेस क्यों है? यहां आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी इस चैप्टर में, ध्यान दीजिएगा। PV इज इक्वल टू RT, 1 मोल के लिए आइडल गैस इक्वेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटे? लेकिन ये आइडल गैस इक्वेशन सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां T टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट, V वॉल्यूम ऑफ गैस एंड P प्रेशर ऑफ द गैस है। ये दोनों कांस्टेंट होने पर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आइसोथर्मल। ध्यान दीजिएगा, इधर वॉल्यूम बढ़ी, इधर प्रेशर। मान लीजिए प्रेशर यहां था गैस का, वॉल्यूम जितनी बढ़ेगी प्रेशर उतना ही घटेगा। कांसेप्ट क्लियर? ये आइसोथर्मल ग्राफ, ठीक है बेटे? समझ आ गया? अब मैं गया एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, where gamma is the specific heat of gas at constant pressure and constant volume, दोनों की रेशो। For gas, specific heat at constant pressure is greater than the specific heat of at constant volume, तो Cp upon Cv is greater than 1। कंसेप्ट क्लियर बेटे? यहां V की पावर 1 है, लेकिन यहां पर V की पावर मोर देन 1 है। कंसेप्ट क्लियर? तो वॉल्यूम थोड़ी सी भी बढ़ी, प्रेशर एकदम से घट गया। ये क्या हुआ भाई? अगर मैं उसी वॉल्यूम तक की बात करूं तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा घटता दिखाई देगा आपको इस तरीके से। तो ये क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन। कॉन्सेप्ट क्लियर? दैट्स व्हाई द एडियाबैटिक इज फास्ट प्रोसेस रेदर देन द आइसोथर्मल प्रोसेस। अब एरिया अंडर द कर्व ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन will give the value of the work done in the isothermal। तो एक्सपेंशन के समय वर्क डन यहां ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट। तो वर्क इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन वर्क इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नोट डाउन, आप ये नोट जरूर करेंगे वीडियो देखते समय, आपके नोट्स में वैसे है, ठीक है जी। अब बात करते हैं कंप्रेसर की। तो कंप्रेसर के समय पर इसकी मिरर इमेज हो जाएगी, ठीक है जी। कंप्रेसर के समय इसकी मिरर इमेज हो जाएगी, जो कि इस तरीके से आएगा, बहुत तेजी से ऊपर, ठीक है जी। ये तेजी से प्रेशर बदला है, थोड़ा आराम से प्रेशर बदला, तो इट गिव द वैल्यू ऑफ द आइसोथर्मल कंप्रेशन
एंड इट गिव द वैल्यू ऑफ द एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब कंप्रेशन के समय पर एडियाबैटिक कर्व का एरिया आइसोथर्मल कर्व से ज्यादा है, तो कंप्रेसर के समय पर एडियाबैटिक वर्क ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द आइसोथर्मल। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप सुनते रहेंगे और नोट करते रहेंगे। क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है जी। अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी मोर इन विच प्रोसेस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ज्यादा किसमें होगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। लेकिन in which process work done will be more, in adiabatic compression or isothermal compression? In adiabatic compression में होगा ज्यादा वर्क, लेकिन आइसोथर्मल एक्सपेंशन में होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? 100% समझ आ गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये थे। मेल्टिंग और बॉइलिंग कैसे प्रोसेस होते हैं? ठीक है जी, आइसोथर्मल। क्यों होते हैं? एक्सप्लेन देम। तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस था, हमने लेटेंट हीट ऐड की, इसके अंदर हीट देने के बावजूद भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द इंटरमोलिकुलर स्पेस। मान लीजिए आप किसी सब्सटेंस को कोई एनर्जी देते हैं, तो सबसे पहले वो उसके स्पेस को इंक्रीज करने की कोशिश करती है। अगर वो वहीं पर खत्म हो गई, ठीक है जी, तो मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ा। अगर वो वही खत्म नहीं हुई तो वो टेम्परेचर बढ़ा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? फॉर एग्जांपल, मेरे पास आइस थी 0 डिग्री सेल्सियस पर और मैंने इसे एक एनर्जी दी E। अब ये लिक्विड बन गया, लेकिन लिक्विड बनने पर 1 डिग्री सेल्सियस पर चला गया, तो मतलब वाटर 0 डिग्री से 0 डिग्री वाटर बना, वहां लेटेंट हीट खर्च हुई। फिर 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ाया उसने, 0 से 1 कर दिया, तो यहां लेटेंट एंड स्पेसिफिक दोनों हीट है। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? इस अमाउंट ऑफ एनर्जी के अंदर लेटेंट एंड स्पेसिफिक हीट दोनों थी, जिसने 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 1 डिग्री सेल्सियस वाटर कर दिया। यहां तक समझ आया? थर्ड प्रोसेस में आपसे डिस्कस कर चुका, आइसोवॉल्यूमिक। इसके अंदर अमाउंट ऑफ वर्क डन 0 इसलिए होता है क्योंकि वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम होता है, और आइसोवॉल्यूमिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब वर्क डन 0। मेल्टिंग एक आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस इसलिए है क्योंकि मेल्टिंग के समय पर वॉल्यूम ना के बराबर इंक्रीज होती है, ना के बराबर चेंज होती है। कंसेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? अ फोर्थ प्रोसेस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस इज आइसोबैरिक। बैरिक मीन्स प्रेशर। जिस प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा उस प्रोसेस को आप आइसोबैरिक प्रोसेस कहेंगे। प्रेशर कांस्टेंट और चेंज ऑफ प्रेशर 0। यहां तक समझ आया? 4 के 4 प्रोसेसेस हो गए, कोई दिक्कत यहां तक? पक्का 100% समझ आ गया? ठीक है जी। अब ध्यान देंगे आप, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? मेरे पास अगर 3 सिस्टम है ए बी सी, ए सिस्टम बी सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों का टेम्परेचर बराबर है, और ए सिस्टम सी सिस्टम के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इतना ही इसका टेम्परेचर, इतना ही इसका, तब ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इफ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी एंड ए also in thermal equilibrium with C, then B and C also will be in thermal equilibrium with each other. Concept clear? 100% समझ आ गया? अब इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां आप ध्यान देंगे जरा जल्दी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? आप अगर कोई एक वर्किंग मशीन को अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं dq, तब वो अगर वर्क करती है dw, तो कभी भी टोटल अमाउंट ऑफ टेकन हीट को वो वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगी, बल्कि थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ हीट वो इंटरनल हीट की तरह वेस्ट करेगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके स्टेटमेंट किस तरीके से लिख सकते हैं आप कि इफ, या फिर इस तरीके से लिख दीजिएगा, नो इंजन
is 100% efficient. That convert total amount of taken heat into the amount of work done without increasing its internal energy. Concept clear? 100% समझ आ गया? ये बच्चे इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, ये वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन बाय द मशीन और वर्क डन बाय द इंजन. यहां हीट गिवन टू द वर्किंग सब्सटेंस और ये फिगर में है वर्किंग सब्सटेंस. अब मैंने दोनों नियम पढ़ लिए, जीरोथ भी और फर्स्ट भी. एक बेहतरीन क्वेश्चन आता है, क्या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस चीज के कंसेप्ट पर आधारित है? तो आप लोग कहेंगे टेम्परेचर इज द कंसेप्ट ऑफ जीरोथ लॉ. और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस कंसेप्ट पर आधारित है? एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द बेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. कैसे? टोटल अमाउंट ऑफ गिवन हीट टू द वर्किंग सब्सटेंस विल इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड द इंटरनल हीट ऑफ द सिस्टम. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Amount of heat given to the working substance is equal to the amount of work done by the system plus its internal heat. Is that clear to all of you? 100% समझ आ गया? अब ध्यान दीजिए बच्चे इसकी एप्लीकेशन. मैंने मान लिया आइसोथर्मल की बात करता हूं मैं, आइसोथर्मल प्रोसेस. अगर कभी फ्यूचर में मैं और आप या हम दोनों या हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट मिलकर के कोई परफेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस बना पाए, एक आइसोथर्मल कंडीशन ला पाए, तब आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होगा? सिस्टम का कांस्टेंट. तो चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा? 0. और टेम्परेचर ही तो इंटरनल हीट को बढ़ाएगा. जब इंटरनल हीट को टेम्परेचर बढ़ाएगा तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक इंटरनल हीट चेंज नहीं होगी. du क्या है? इंटरनल हीट पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई. दोनों के चेंज को du कहा जाता है. तो अगर एक परफेक्ट आप आइसोथर्मल कंडीशन बनाते हैं तब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फेल हो जाएगा और टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 0. और जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब तक इंटरनल हीट चेंज नहीं होती. तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय द सिस्टम. कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? ये एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन भी है. किस तरीके से है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता सकता कि हीट किधर से किधर फ्लो होती है. कॉन्सेप्ट क्लियर? हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ही फ्लो होती है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता पाया. दूसरी बात, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाया कि स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट किस तरीके से हो सकती है और जीरो किस तरीके से हो सकती है किसी भी चीज की. क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जब हमने स्पेसिफिक हीट को देखा था तो वो इनफाइनाइट आई थी. कॉन्सेप्ट क्लियर? तो जब एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, क्या एक वर्किंग सब्सटेंस की इंटरनल हीट को बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस मुझे इनफाइनाइट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या इनफाइनाइट हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? ये सब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं था. कंसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? इसकी सेकंड एप्लीकेशन देखिएगा. अगर आपके पास एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट मतलब चेंज ऑफ हीट, जब चेंज ऑफ हीट 0 होगी तो वर्क प्लस इंटरनल हीट 0 के बराबर. तो वर्क कौन करेगा? वर्क इंटरनल हीट ऑफ द सब्सटेंस करेगी. अगर इन दो में से एक भी आपने प्रोसेस कभी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कर दिया, आप एक ऐसा इंजन बनाने में सक्षम हो जाएंगे जिसकी एफिशिएंसी इन नॉर्मल इंजन से बिलियंस टाइम ज्यादा होगी. मतलब लगभग उसकी एफिशिएंसी 100% होगी. कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? परफेक्ट. एक चीज और देखिएगा, थर्ड एप्लीकेशन मैं बात करता हूं आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस की. आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस के अंदर
वॉल्यूम का चेंज 0 है। वॉल्यूम का चेंज, बेटे यहां ध्यान दें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आया। टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल्स टू द इंटरनल हीट प्लस अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड वर्क इज सेड टू बी प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम। फॉर द आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस चेंज ऑफ वॉल्यूम मैंने रखा है 0, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम कितना होगा? तो याद रखिएगा, अगर एक आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस होता है तब उस प्रोसेस में जो भी सिस्टम को हीट दी जाएगी वो सारी की सारी उसके इंटरनल टेम्परेचर को बढ़ाएगी, इंटरनल हीट को बढ़ाएगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं करेगी। तो सबसे बेकार प्रोसेस कौन सा माना जाता है? आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस।